हम ट्रंप की जीत के बाद राष्ट्रवाद और मीडिया के संबंधों को लेकर जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे कि इससे जनता को क्या लाभ है। तो हमारे साथ प्रकाश के रे हैं, पत्रकार, और अभय दुबे जी हैं। पहला सवाल मैं आप लोगों से, ये बार बार पढ़ने को मिल रहा है, ये लिबरलिज्म, उदारवाद कुछ चूक गया है और इसकी बड़ी नाकामियां हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नीमच के दर्शक हैं और जो दिल्ली वाले दर्शक हैं, मेरा तो मानना है कि प्रोफेसरों को भी नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है जो चूक गया है। देखिए, बहुत संक्षेप में और सरल तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि उदारवाद के केंद्र में व्यक्ति है। व्यक्ति है और व्यक्ति की आजादी है, और वो समाज के बंधनों से भी व्यक्ति आजाद है और सरकार द्वारा आरोपित बंधनों से भी व्यक्ति आजाद होता है। उदारवाद का मुख्य सिद्धांत ये है, इसी के इर्द गिर्द सब कुछ चलता है। तो व्यक्ति सरकार को अधिकार देता है कि वो उसका शासन करे, वो सरकार के सामने घुटने नहीं टेकता है, और जब उसे लगता है कि सरकार शासन ठीक से नहीं चला रही है, उसके दिए हुए अधिकारों का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो वो उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ये उदारवाद है जो कि जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने और तमाम दूसरे चिंतकों ने धीरे धीरे करके सारी दुनिया में बनाया। अब इतनी सुंदर और जो श्रेष्ठ किस्म की विचारधारा है, इस विचारधारा की आजकल दुर्गति क्यों हो रही है? उसका सीधा कारण यह है कि इस विचारधारा के मौजूदा पैरोकारों ने भूमंडलीकरण नाम की शय के सामने घुटने टेक दिए, और भूमंडलीकरण ने इस सपना उसे यह दिखाया, अगर ये अपने पर टिके रहते कि हम भूमंडलीकरण के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, उस राज्य के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, इसने भूमंडलीकरण अपना लिया है, तो उदारतावाद की ये दुर्गति नहीं होती। भूमंडलीकरण ने सपना ये दिखाया कि आपको एक अनंत किस्म का आर्थिक उछाल मिलेगा अगर आप पूंजी की हुकूमत के सामने समर्पण कर देंगे। अगर आप पूंजी की हुकूमत के ताबेदार बन जाएंगे तो एक ऐसा आपको आर्थिक उछाल मिलेगा जो निरंतर आपकी आर्थिक प्रगति होती रहेगी, जबकि व्यवहारिक रूप से यह असंभव था। और वही हुआ। आज भूमंडलीकरण की जो आर्थिक शक्तियां हैं वो न राष्ट्रों की मंदी रोक पा रही हैं, न वो मांग को उछाल कर पा रही हैं, न उसने प्रोडक्शन में कोई जादुई इजाफा कर पा रही हैं। तो सारी दुनिया में आर्थिक संकट की शिकार है, सारी दुनिया मंदी की शिकार है। इसलिए दुनिया के वे तमाम शासक जो कि अपने आप को उदारतावादी विचारधारा का वाहक या पैरोकार कहते थे, आज दुनिया के तमाम लोगों के सामने खलनायक बने हुए हैं, और उनकी विश्वसनीयता न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए नहीं उदारतावादी विचारधारा में कोई समस्या है, इसलिए कि जो मौजूदा उदारतावादी अभिजन है, जो लिबरल इलीट है, उसने लगातार पिछले 25-30 साल में इस तरह की हरकतें की हैं, इस तरह के कार्यक्रम लिए हैं जिससे आम जनता का बहुत नुकसान हुआ है। लोग आर्थिक असुरक्षा के शिकार हो गए हैं। उसी आर्थिक असुरक्षा के कारण, उसी के दबाव में वो राष्ट्रवाद की, विकृत राष्ट्रवाद की, अंध राष्ट्रवाद की उन शक्तियों के अनुयायी बनने की तरफ जा रहे हैं। आपने जो पहले कभी राष्ट्रवाद का नाम लिया, मेरा मानना है कि इसका मतलब कोई नहीं समझता है। भाई इसका सीधा मतलब है कि अच्छा है या खराब है? खराब है तो घटिया चीज है। अंधराष्ट्रवाद घटिया चीज है, बहुत घटिया चीज है। अगर कोई अंधराष्ट्रवादी है तो क्यों घटिया चीज है, बताएं उसको। बहुत सारे लोगों को लगता है, कह रहा हूं, अंधराष्ट्रवाद का सबसे बड़ा नुकसान तो राष्ट्रवाद को ही होता है, राष्ट्र को ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। राष्ट्र का ही जलूस निकल जाता है अंधराष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्र का मतलब यह है कि उस एक चौहद्दी में रहने वाले सभी लोग एकताबद्ध हैं, उनमें आपसी जो भी विभेद हो सामाजिक, उन सामाजिक फाकों को लांघते हुए वो एकताबद्ध हैं। अंधराष्ट्रवाद जो है उनकी तर्क शक्ति जो है और उनकी आलोचनात्मक विवेक को नष्ट कर देता है। ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है उसकी, जिसकी वजह से वो सुचिंतित रूप से, तार्किक रूप से किसी भी समस्या पर विचार करने योग्य नहीं रह जाते, और उनका दोहन होता है तरह तरह का। क्योंकि कई बार हम लोग सब अपने लेख में इस्तेमाल करते हैं कि अंधराष्ट्रवाद है। मुझे लगता है कि जब मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं तो वो शून्य में चले जाते हैं कि ये क्या है। उनको लगता है कि राष्ट्रवाद का ही कोई अच्छा वाला नया ब्रांड के नाम पर सभी लोगों की जुबान बंद की जाने लगे, जब राष्ट्रवाद के नाम पर सभी विचारों को कुचला जाने लगे, जब राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को चुप कराए जाने लगे, तो समझ लीजिए कि वो अंधराष्ट्रवाद है। ठीक है प्रकाश, मैं ये जो आप लोगों के भी लेख में मैं देखता रहता हूं कि कई बार होता है कि ये लिबरल जो है इनकी थिंकिंग एक्सपोज हो गई, तो जो अभय जी कह रहे हैं क्या वो उससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं इसको जरा दूसरे तरीके से देखना चाहूंगा। क्योंकि एक और बार मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लिबरलिज्म के खिलाफ जो आज जो नई धाराएं हैं, ऐसी धाराएं इतिहास में वो भी रही हैं कभी ना कभी, तो क्या वो कभी आर्थिक पैमाने पे लोगों को इतनी नौकरियां दे पाई और उन सवालों को हल कर पाई? जो आपने इकोनॉमिस्ट के जिस लेख का हवाला दिया, मुझे उसके टाइटल से ही प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम इसलिए है
कि वो ये आर्टिकल ये बताता है, या हम लोग या कुछ कुछ अभय जी के भी उस लॉजिक में कहीं कहीं था वो चीज थी कि ये अचानक उभर के आए और ये कुछ नए तरीके के लोग हैं। मैं इनको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि जो हमारा पूंजीवादी लोकतांत्रिक सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ है, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि खासकर पिछले 25-30 सालों में, इस प्रोसेस में देखिए कैपिटलिज्म ने या हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसने क्या वायदे किए। एक वायदा ये हुआ कि भाई ट्रिकल डाउन थियरी पिछले 30 साल नीचे तक लोगों को पैसा मिलेगा, उसको मैं चुआऊ सिद्धांत बोलता हूँ। ऊपर से चुएगा, चुआऊ सिद्धांत, आम जैसे चू गया, हाँ चुएगा, हम उसको रोक लेंगे। दूसरा उसका था कि इससे स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता रहेगी। तीसरा उसका यह था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे जिससे कि हमारा जीवन ज्यादा सुकून और आरामदायक होता जाएगा, एक सभ्यतागत प्रगति होगी। लेकिन इन तीनों चीजों में वो फ्लॉप रहा है। अब उसके साथ दिक्कत यह है स्टेट के सामने या इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के सामने कि उसके पास अब इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लॉजिक नहीं है देने के लिए। आपने कहा था ह्यूमन फेस, डेवलपमेंट विथ ह्यूमन फेस, आप नहीं अब बोल सकते। देयर इज नो अल्टरनेटिव आपने कहा था, अब आप ये बात नहीं कह सकते। फिर आपने सुशासन, गुड गवर्नेंस कहा था, वो आप नहीं दे सके। तो अब आपके पास कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक आपके पास लॉजिक नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मोरल लॉजिक की तरफ जा रहे हैं, जिसका एक मैनिफेस्टेशन हम इस तरीके के अल्ट्रा संकीर्ण राष्ट्रवाद, अंध राष्ट्रवाद या इस तरीके की प्रवृत्तियों में हम देख रहे हैं। इसको मैं इस तरीके से देखता हूं। क्यों? अब देखिए, आप जरा सा एग्जांपल लीजिए। ट्रंप को चाइना की टाई पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, या ट्रंप ने जो अपने कैंपेन में जो चीजें इस्तेमाल की वो चाइना से बन के आ सकता है या बांग्लादेश से आ सकता है, लेकिन वो भाषणों में ये जरूर कहेंगे कि चाइना हमारी इकोनॉमी को खा रहा है, उसका हिस्सा ले जा रहा है। वो जैसे हमारे यहाँ हुआ, 20 रुपए की झालर जो है उसका बैकाट करके मैं चीन को बर्बाद करना चाहता हूं, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनियां और उनके, अब हम मांगने जा रहे हैं, हम साइन कर रहे हैं, मोहित साइन कर रहे हैं, उससे हमको परहेज नहीं है। तो ये राष्ट्रवाद असल में कुछ नहीं है। ये ना तो संकीर्ण राष्ट्रवाद है, ना अंध राष्ट्रवाद है, इसका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये कॉरपोरेट ड्रिवेन, एक मुनाफाखोरी से ड्रिवेन एक ग्लोबलाइज सिस्टम का एक ये तरीका, दूसरा वर्जन है जो पहले से चल रहा है। इसका एक आवरण है, वो इतना का नया आवरण है, उसका एक आवरण है। जी भाई, प्रकाश जी जो कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं उसमें डिटेल्स के फर्क हैं, कोई वैसे बुनियादी फर्क नहीं है। मैं सिर्फ एक और बात इसमें जोड़ूंगा कि जिस मॉरल लॉजिक की तरफ, जिस नैतिक दलील की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, वो नैतिक दलील उदारतावाद के पास भी थी। उदारतावाद का कहना यह था कि वो नैतिक दलील व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता और व्यक्ति की संप्रभुता हर चीज से ऊपर है। यह उदारतावाद का दावा था। व्यक्ति की आजादी सब चीज से ऊपर है, इसीलिए वो दूसरों को, व्यक्ति अपने अधिकारों को डेलीगेट करता है। व्यक्ति अपने अधिकारों को कहा जा रहा है कि राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर। हाँ, अब राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर है सब। ये जो बदल गया है मामला, इसकी वजह से तमाम गड़बड़ी पैदा हो रही है। जिस नैतिक तर्क को भारत के शासक या दूसरी दुनिया, ट्रंप या दूसरे लोग, फिलीपींस के ये लोग उठा रहे हैं कि हर चीज उससे ऊपर है, तो वो उदारतावाद के नैतिक तर्क को परास्त कर, ये मानते हैं कि उन्होंने परास्त कर दिया है। अब ये देखने की बात है कि आगे भविष्य हमें किधर ले जाता है। ठीक है। अब ये एक लाइन और मैं जोड़ूंगा कि वो व्यक्ति से राष्ट्र को ऊपर नहीं रख रहे हैं, वो राष्ट्र की एक पर्टिकुलर डिफिनेशन और उस परिभाषा को जो लोग मानते हैं या जो लोग गढ़ते हैं या जो लोग उसको कहते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, वो लोग व्यक्ति से ऊपर हैं। मतलब यहां राष्ट्र भी व्यक्ति से ऊपर नहीं है। राष्ट्र एक कहीं पीछे चला गया है। वो जो तथाकथित राष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव हैं, राष्ट्रवाद के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सबसे ऊपर है। इसी में एक छोटी सी बात मैं और जोड़ूंगा कि अंध राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाली शक्तियां उस वक्त भी थी जब बेहतरीन किस्म का राष्ट्रवाद विदेशी शासन से लुगा ले रहा था, बिखरे हुए समाजों को एकजुट कर रहा था, राष्ट्रों के विकास का मॉडल पेश कर रहा था। ये शक्तियां उस वक्त भी थीं। तब इन शक्तियों को पानी नहीं मिलता था, इनको समर्थन नहीं मिलता था। आज उनको समर्थन मिलने लगा है। वो समर्थन इसीलिए मिलने लगा है कि लोग आर्थिक असुरक्षा के शिकार हो गए हैं और अपने अभिजनों पर, अपने शासकों पर उसका विश्वास इस तरह के अर्थशास्त्री पिकेटी वगैरह और जिनको पिछले साल मिला था नोबेल प्राइज, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, इन सब का कहना है कि 1% लोग हैं जिनके पास पूरी दुनिया के बराबर की संपत्ति है। ठीक, क्या ये जो नई धारा है इसको बदल देगी? क्या 70% लोगों के पास उस 1% की संपत्ति आ जाएगी? आप दुनिया में मत जाइए, आप अपने देश का देख लीजिए। 76
0.30% वेल्थ देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका 76.30 हिस्सा जो है देश के 10% लोगों के पास है, धनिकों के पास है, और 1% के पास करीब 50-52% 58% इस तरीके से है। कहने का मतलब कि हमारी 1 अरब की आबादी के पास 1/4 से भी कम संपत्ति है। और ये अगर आंकड़े आप देखेंगे तो ये पिछले 30-40 सालों में हर 5 साल 10 साल पे ये बड़ी बुरी तरीके से जंप कर रहा है। ये जो और ज्यादा ही होता जा रहा है, और वो कम लोगों सघन के पास ज्यादा से ज्यादा वो ज्यादा सघन होता जा रहा है। अब देखिए दिक्कत ये है कि जो हमारा नेशन स्टेट था वो उसका ये वादा था। देखिए नेशन स्टेट कोई भी वादा करता है, सरकारें जो भी वादा करें, राज्य जो भी वादा करे, उस वादे को लागू करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि वो राज्य मजबूत होना चाहिए, वो नेशन स्टेट मजबूत होना चाहिए। लेकिन जब आपने आर्थिक और वित्तीय पावर जो है आपने ट्रांसफर कर दिए कॉरपोरेशंस को और धन कुबेरों को, बैंकों को, और उनका राष्ट्र नहीं है, वो बहुराष्ट्रीय हैं, वो मल्टीनेशनल हैं, उनका यहाँ एक दफ्तर है, उनका वहां दफ्तर है, उनका 60% जो है बाहर से आ रहा है, वो भले आपके यहाँ रजिस्टर्ड हो। तो अब जब आपने इनके, हम राष्ट्रवादी समझ के उनके लाइन में लगे हुए रहते हैं, और हमारी दिक्कत यह है, राज्य की दिक्कत यह हुई कि अब राज्य कमजोर है, राज्य के पास कुछ है नहीं, लेकिन राज्य जरूरी है उसके हितों के लिए भी, जो जिनकी तरफ से वो कर रहा है। तो मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राज्य के पास अब कुछ है नहीं। मार्कोस जो जापातिस्ता मूवमेंट के हैं मेक्सिको के, उन्होंने 1997 में ये बात कही थी कि जैसे कैबरे में टेबल के ऊपर कोई लड़की नाच रही हो और वो अपने बदन से एक एक करके कपड़े उतार रही हो, राज्य की हालत ये है। सिर्फ वो एक कपड़ा नहीं उतार सकता, वो है उसकी दमन करने की ताकत। और वो दमन कई मैनिफेस्टेशन में कई तरीके से वो आपको दमन करेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं है दमन करेगा कि सिर्फ पुलिस जाएगी, कर्फ्यू लगेंगे, लाठियां खाएंगे आप, या इमरजेंसी लागू होंगी, या फरमान जारी होंगे। वो दमन के कई रूप हो सकते हैं। और वैसे राज्य को कब सबसे ज्यादा ताकत मिलती है? जब एक उत्पीड़ितों के झुंड को वो और सघन बना दे, और जब उत्पीड़ित ज्यादा भयाक्रांत होगा, डरा दिया जाए कि आप डरेगा, तो उस डर से उस राज्य को ताकत मिलेगी।